नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। क्या मुख्यमंत्री की तरह ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का नया मंत्रिमंडल भी चौंकाने वाला होगा? इस कयास ने ही कतार में खड़े और बीजेपी की सत्ता में अब तक मजबूती से जमे सीनियर विधायकों की नींदें उड़ा दी। सूची दिल्ली में फाइनल हो रही है। बताया जा रहा है कि जल्द नाम का ऐलान भी हो जाएगा। राजनीति से एमपी का रुख कर चुके नेता क्या मंत्री पद मंजूर कर लेंगे? क्या शिवराज की तरह मोहन कैबिनेट में भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को उसी तरह से मौका मिल पाएगा? क्या पीढ़ी परिवर्तन से गुजर रही बीजेपी की कैबिनेट भी नए नवेले चेहरों वाली होगी? जानकारी के मुताबिक पहली कैंप में 20 से 25 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। आपको बता दें कि साल 2020 में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत हुई थी। लिहाजा उस सरकार में पूरे 3.5 साल सिंधिया समर्थकों का दबदबा रहा था। यहां तक कि परिवहन, जल संसाधन, स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग सिंधिया समर्थकों के खाते में रहे। लेकिन इस बार यानी कि 2023 की तस्वीर बदली हुई है। अब सिंधिया भी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब सिंधिया समर्थकों को वैसी तवज्जो मिल पाएगी? ये तो मंत्रिमंडल गठन के बाद ही साफ हो पाएगा। बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री और पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल से हटाने पर पूर्व मंत्री ललिता यादव ने कहा कि नेतृत्व सबकी सुनता है और सबको उसके हिसाब से काम देता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि पुराने की हकीकत बीजेपी नेतृत्व को पता है, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर 2 लाइन भी तय कर ली है, जिसमें मंत्रिमंडल में सभी संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रहेगा और 3 बार मंत्री रह चुके नेताओं को इसमें जगह नहीं मिलेगी। इस बार बीजेपी मंत्रिमंडल में नए चेहरे लाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में 3 बार मंत्री रह चुके विधायकों की अगर बात करें तो उसमें जो नाम सबसे पहले आता है वो है दमोह से विधायक जयंत मलैया का, प्रोटेम स्पीकर और सीनियर विधायक गोपाल भार्गव, विजय शाह, नारायण सिंह कुशवाहा, अंतर सिंह आर्य, अर्चना चिटनीस, करण सिंह वर्मा। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि ललिता यादव और राजेंद्र भारती क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मुझे जो जवाबदारी सौंपी है उसको मैंने अच्छी तरह से निर्वहन किया है। आप सबको पता होगा कि 2018 में मेरा क्षेत्र छोड़कर हमें मलहरा भेजा। मैंने पार्टी का आदेश माना क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पुनः मुझे फिर विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मैं संगठन में काम की, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की भूमिका में रहती हूँ। पार्टी को कहाँ मुझे रखना है ये पार्टी का काम है। मुझे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, क्षेत्र का विकास करना और अपनी विधानसभा को क्षेत्र के एक परिवार जैसा मानना मेरा कर्तव्य है। उनके सुख दुख में काम आने का मेरा कर्तव्य है, उसको पूरा करना। उनको पुराने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। जो पिछले कार्यकालों में उनका कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान उन पर भरोसा नहीं कर रहा है और संभवतः नए लोगों को देने पर विचार कर रहा है। तो बीजेपी ने मंत्रिमंडल को लेकर 2 लाइन तय की है। आपको बता दें, इसमें जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश रहेगी। मंत्रिमंडल में सभी संसदीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और 3 बार मंत्री रह चुके नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। यानी ऐसे नेता जो 3 बार मंत्री रह चुके हैं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। दरअसल इसके पीछे विचार ये चल रहा है कि बीजेपी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। 3 बार मंत्री रहने वाले कई विधायक इस बार 16वीं विधानसभा में भी शामिल हैं, जिसमें दमोह से जयंत मलैया का नाम है, पूर्व मंत्री। और अब कुछ संभावित चेहरे अगर हम आपको बताएं जातिगत समीकरणों के हिसाब से, तो अनुसूचित जाति दावेदार
हरिशंकर खटीक हैं, विष्णु खत्री हैं, प्रदीप लारिया, ये अनुसूचित जाति से दावेदार। ओबीसी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह, मोहन सिंह राठौर, ललिता यादव, प्रियंका मीणा, ये ओबीसी से हैं। कृष्णा गौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्राह्मण समाज से दावेदारों की बात करें, गोपाल भार्गव, राजेश शुक्ला, अम्बरीश शर्मा और रीति पाठक, संजय पाठक, रामेश्वर शर्मा, ये वो तमाम नाम हैं जो ब्राह्मण समाज से दावेदार हैं। अलग अलग जातिगत समीकरणों को शामिल किया जाए और 29 लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से मंत्री चुने जाएंगे, यानी कि प्रतिनिधित्व सबको दिया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार के मंत्रियों को इसमें जगह नहीं मिलेगी। ये भी एक ताज़ा इनपुट हमें मिला है। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं। आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, और नीलाभ शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, अच्छी बात है, नई कैबिनेट होनी चाहिए, युवा चेहरों को महत्व दिया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं आप लोग आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है या इतना ही समय लगता है? पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार आपने देखा होगा समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, संगठन में भी और सरकार में भी। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव के साथ में हमारे विधायक, सांसद, मंत्री काम करते हैं और जिसे जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाते हैं। आपने देखा कि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसके लिए जब नाम तय पार्टी के अंदर हुए तो सारे लोगों ने सहजता के साथ स्वीकार किया। किसी ने ये नहीं किया, ये आपत्ति व्यक्त नहीं की मैं पहले सांसद था अब विधायक क्यों बनूं, इस प्रकार से किसी ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, बल्कि समर्थन किया और एक कार्यकर्ता भाव के साथ में संगठन ने जो निर्णय लिया उसका पालन किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं हैं और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता रहा है। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहूंगा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार है, मंत्रिमंडल के विस्तार में भी मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की कुशल कार्यकर्ताओं को इसमें मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ नई पीढ़ी को भी मौका मिलेगा और नए लोगों को इसलिए मौका मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है कि हम अपनी नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी, आज केंद्र में भी सरकार है और कई आज मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी सरकारें बनी हैं। तो उसका मूल कारण है हम अपनी नई पीढ़ी को तैयार करते हैं और उस पीढ़ी के साथ में पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और आपने देखा कि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय केवल हमारा एक प्रत्याशी था, वो था कमल का फूल, और उस कमल के फूल के लिए सारे लोगों ने मेहनत की और हमारा प्रत्याशी जीत गए। तो आज यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार बनी। चलिए ठीक है, फिर भी सवाल यही रहेगा क्योंकि अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और फिर से वहां पर तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी कैबिनेट के मसले को लेकर। नीलाभ जी, क्या आप लोगों को सब बिल्कुल एकदम सही नजर आ रहा है? क्या इतनी ही देरी लगती है मंत्रिमंडल गठन में? नहीं, मेरे भाजपा के मित्र की बात का जवाब दे दूं मैं। आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव लड़ाया गया और ये अपने क्षेत्रों में चुनाव के दौरान ये खुद स्वयं भी, उनके समर्थक भी यह कहते नजर आया कि हमारे भैया ही मुख्यमंत्री बनने वाले। मतलब कोई भी लॉजिकल बात है, कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री है, कोई विधायक बनने तो आया नहीं होगा यहाँ पर, उसे यूं मिलती मुझे विधायक बनूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई तो न तो किसी विधायक से राय ली गई, न इन नेताओं से राय ली गई, यहाँ तक कि शिवराज जी जो लाडली बहना का इवेंट बनाया, सरकारी अधिकारियों पर उन्होंने दबाव बनाया, तमाम सभाएं ली, उनसे भी नहीं पूछा गया और 2 लोगों ने मिलकर तय कर दिया मुख्यमंत्री कौन रहेगा। तो मंत्रिमंडल में भी यही होने वाला है। तो 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी से कोई चर्चा नहीं की जाएगी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो करता धरता है वो तय कर देंगे। वो तो कह रहे हैं अनुशासन मिल जाएगा। ये तो वो तो कह रहे हैं अनुशासन है। देश के लोकतंत्र की हत्या करते करते पार्टी का लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है। अब 2 लोग हिटलरशाही पे पूरी पार्टी चल रही है। मुख्यमंत्री तय करे कितने विधायक, कायदा ये होता है विधायक चुनकर आते हैं, विधायक चुनते हैं हमारे दल का नेता कौन,
ये एक परंपरा है। कांग्रेस में भी ये परंपरा, हर दल में परंपरा होती है, लेकिन यहाँ उनको अधिकार नहीं है, वरिष्ठ नेताओं को अधिकार नहीं है, जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें अधिकार नहीं है। विधायक दल का नेता कौन होगा वो हिटलर शाही परंपरा के अनुसार तय होकर आता है, वैसे ही मंत्री भी तय होकर आएंगे। फिर भी हम सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करेंगे। हम चाहेंगे जो भी हो मंत्री वो बने जो 18 साल में हुआ वो अब ना हो, जो पीछे 50% की सरकार चली अब ना हो, मंत्रियों जो भ्रष्टाचार किया, अखूट संपत्ति इकट्ठी करी, इस तरह का भ्रष्टाचार अब न हो। अब जो मंत्री बने कम से कम देश का विकास करें, ईमानदारी से प्रदेश को चलाएं। हम ये उम्मीद करते हैं, हम सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करेंगे, वो टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 18 सालों में होता आया है अब ना हो, हम ये उम्मीद करते हैं। जी जी, ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं। आशीष जी, ये सवाल रहेगा कि 3 बार के जो मंत्री हैं, सीनियर आपके पार्टी के नेता, उनको जगह नहीं मिलेगी कैबिनेट में, ये भी एक खबर बहुत प्रमुखता से चल रही है। देखिए, ये खबरें हैं और खबरों का दौर चलता है, कयास लोग लगा सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। आप देखें, आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 2 लोग चला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को कौन चला रहा है? एक परिवार। भारतीय जनता पार्टी के पास फिर भी 2 लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों से नहीं चलती, संगठन से चलती है। सामूहिक हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, हमारा विचार परिवार हमारा सहयोग करता है, तब जाके हम अब अगले कार्यकर्ताओं का चयन करते हैं और उन कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। कार्यकर्ताओं की प्रतिभाओं का भी चयन होता है। ये नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष भी रहेगा, वही नेता प्रतिपक्ष भी बनेगा, वही जाके मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी होगा। यही कारण तो है कि आपकी कांग्रेस समाप्त हो गई है। नीलाभ जी तो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है पार्टी में। परिवर्तन कांग्रेस के अंदर देखने को मिला। ठीक है नीलाभ जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आप दीजिएगा जवाब। यदि यही निर्णय आपकी पार्टी में हुए होते तो आपके यहाँ तो लोग सड़कों पर होते। और टिकट वितरण में देख तो लिया हमने कि मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आपके लोग सड़कों पर थे, पुतले जला रहे थे, कहीं कमलनाथ जी का पुतला जल रहा था तो कहीं दिग्विजय सिंह जी का जल रहा था। तो ये परिस्थितियां देख ली आपके यहाँ के संगठन की स्थिति क्या है। पर भारतीय जनता पार्टी में देखिए कितना बड़ा अनुशासन था कि सात सम्मान में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने नाम लिया, सभी ने समर्थन किया और समर्थन करने के बाद सभी ने शुभकामनाएं दी। आप देखें कि उस दिन से लेकर आज तक किसी भी नेता का बयान आया हो किसी भी प्रकार का, सबका सम्मान मोहन यादव जी के साथ खड़े हो गए ताकत के साथ में, और आज मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही परिस्थितियां मंत्रिमंडल के अंदर होने वाली हैं। हमारे सारे लोग सहजता के साथ में स्वीकार करते हैं निर्णय को और अपनी अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है आवश्यकता के अनुसार। अभी हमें बहुत से लोगों की आवश्यकता, बहुत से विधायक सांसदों की आवश्यकता हमें अभी लोकसभा चुनाव के पहले संगठन में भी है, तो हम संगठन में दायित्व देंगे, उन्हें काम देंगे, एक एक लोकसभा और विधानसभाओं का प्रभारी बनाएंगे और भी विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां देंगे। तो ये संगठन की हमारी परंपरा है और हम अपनी रीति नीति के ऊपर विश्वास करते हैं और हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास है कि उनके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय स्पष्ट, सटीक और लंबे समय तक दूरदर्शिता वाला होता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पीढ़ियों का निर्माण होता है और नई पीढ़ी तैयार होती है। आपने संकेत भी तो दे दिया ना कि 4 बार के मुख्यमंत्री को जब वापस से मुख्यमंत्री नहीं चुना गया और उन्होंने ही फिर सत्ता बहुमत दल के नेता के लिए नाम आगे उन्होंने ही किया, मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं, तो ये भी एक मैसेज तो चला ही गया जो कई बार के मंत्री हैं और इस बार भी उनकी उम्मीदें मंत्री पद को लेकर बनी हुई थी या बनी हुई हैं, क्योंकि अभी तो गठन नहीं हुआ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें वरिष्ठों को भी स्थान मिलेगा और युवा पीढ़ी के नेताओं को भी स्थान मिलेगा और बहुत ही व्यवस्थित मंत्रिमंडल होगा जिसमें जातिगत आधार पर भी व्यवस्था की जाएगी कि सभी जातियों का समावेश हो जाए, कोई भी वर्ग अछूता न रहे मंत्रिमंडल में। साथ ही साथ प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से भी हमारे सांसद विधायक, हमारे जो विधायक हैं वो आ जाएं और ये व्यवस्था की जा रही है कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व करें लोग वो प्रशिक्षित भी हों और पूर्व से प्रशिक्षित भी हों। इसलिए दोनों का बैलेंस बना के एक अच्छा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश को मिलेगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप भी जब
मंत्रिमंडल के विस्तार के समय होंगे तो आपको भी बहुत सारे आश्चर्यचकित वाले निर्णय भी मिलेंगे और जी। आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ अच्छा कर सकती है। अब ये आश्चर्यचकित में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सारे कयास एक तरफ होते हैं और आप लोगों का रिजल्ट एक तरफ होता है। नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं जैसे इनसे पूछकर ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। अरे भैया, आपके विधायकों से नहीं पूछा गया, पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं पूछा जा रहा है, आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह रहे हैं? इनकी समस्या क्या है बेचारों की? ये अरे भैया, हिटलरशाही मध्य को प्रदेश के अंदर भी अनुशासन बैठकें का नाम होती हैं, हमारे देते हैं। पदाधिकारी ये बोलते हमारी हमारे पार्टी का, मुख्यमंत्री अरे के पार्टी का नेतृत्व आदेश में ठीक है, ठीक है, आशीष जी आप बोलिएगा अपनी बारी में। हम नौकरी आशीष जी बोलिएगा, उस बोलिएगा। हिटलरशाही को अनुशासन का आशीष जी, हमारी पार्टी अनुशासन, आशीष जी, आप आशीष जैसे दावा करें थे, आप आशीष जी बोलिएगा आप अपनी बारी में। अरे विधायकों से नहीं पूछा गया। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, देखिए मैं उनके प्रशंसा ठीक है, करता हूं। आशीष जी उन्होंने सुन लीजिए। सारी सभाएं करी प्रदेश के अंदर, लाडली बहना वाला इवेंट बनाया। सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। अंडर में काम करता, उसका दुरुपयोग करवा के आपकी सरकार को फायदा पहुंचा, आशीष जी, में सहायता पहुंचाया। सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। पहले नीलाभ जी अपनी बात रख लें। ठीक है, अरे मेरी बात तो होने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तिवारी साहब, तिवारी साहब, तिवारी साहब, तिवारी साहब, प्लीज अब प्लीज प्लीज। मुख्यमंत्री को विकसित भारत यात्रा तिवारी साहब का सुन लीजिए, जो इवेंट है बोलिए, शुक्ला जी। प्रभारी बनाकर दक्षिण पहुंचा दिया। विकसित भारत यात्रा का प्रभारी बनाकर, एक इवेंट का प्रभारी बनाकर दक्षिण पहुंचा दिया, और उन्हें बड़ी जवाबदारी आप देते नहीं दे पाएंगे। तो आपकी पार्टी, सीधी बात है, आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खुला नहीं है, किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आप स्वीकार करें इसे, हिटलरशाही चलती है पार्टी में, आपके आप पर थोपे जाते हैं और आपको मानना पड़ता है और आप बाध्य हो जाते हैं उसे अनुशासन का नाम देने के लिए। ठीक है, ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे? आशीष जी, पार्टी के बारे में बताइए ना कि हमारी पार्टी में क्या स्थिति होती है। कांग्रेस के अंदर लोग कुर्ते फाड़ने की बात करते हैं एक दूसरे के, अरे हमारी पार्टी का आंतरिक लोग अब सुनिए ना, सुनिए ना, थोड़ा सा युवा नेता नियुक्त थोड़ा सा बोल के सुनना पड़ेगा। स्वागत किया सबने उन्हें। अब सुनिए, तो आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, तो किसी की आवाज ही समझ में नहीं आ रही है। दोनों लोगों की आवाज, एक ही व्यक्ति बोले एक बार। को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे लोगों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। इस देश को आवश्यकता है उन राष्ट्रभक्तों की जो राष्ट्र के लिए अपनी पद को त्याग कर सकते हैं, अपने धन का त्याग कर सकते हैं, अपना समय का त्याग कर सकते हैं। आज हमारा कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता राजस्थान भी त्याग आता किया। है, अरे जबरी आप उनको दक्षिण और पहुंचा दो, तो जाते हैं पहुंचा रहे, चाहिए ना थे लोकसभा में, आपने देखा कि वहां पर जाके छिंदवाड़ा भी जा रहे थे, काम राजभवन भी जा रहे थे, लाडली बहनों के साथ तो ये समर्पण जो है वो अपना भारतीय दुख जनता व्यक्त कर पार्टी के रहे पास थे। है, आपके वो तो पास कह रहे थे नहीं कि है। मैं यदि मांगने आपके से पास मरना होता बेहतर तो समझूंगा, आप देश तो के लगातार अंदर सरकार फाड़ के नहीं घेर फेंक रहे दिए थे। जाते। आज त्याग की कांग्रेस बात के कहाँ टुकड़े हुई? हुए हैं देश के विभिन्न निर्वासन राज्यों हुआ में। ना भाई, उसका कारण क्या था? थोड़ी हुआ, अनुशासनहीनता निर्वासन थी किया आपकी गया पार्टी के आपने। अंदर, दक्षिण कार्यकर्ताओं के पहुंचे थे, अंदर। एक आज यात्रा का मध्य इवेंट प्रदेश के अंदर प्रभारी बना यदि के, कहीं पर अरे प्रदेश लोकतंत्र के प्रभारी है, बनाते, कहीं पर वो भी समझ में विचारधारा आता। के लिए काम करने वाले लोग हैं, त्याग तो की, केवल उसको भारतीय त्याग का जनता पार्टी यही में है। तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी की। होने का एक मतलब अच्छा है नाम दे चलिए, दो। आप लोग समर्पित भाव से काम करना। आपने देखा जब सिंधिया जी के साथ भी बहुत सारे लोग आए थे, तो उन्होंने भी वही स्वीकार किया जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करने के लिए लोग तैयार थे। उन्होंने काम किया और आज भी आप देखें कि वो सहजता के साथ में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो सिंधिया जी वाले, लेकिन 2020 में तो एक दबाव भी था ना, तभी तो इतने सारे मंत्री बने थे। इस बार पर बताया जा रहा है कि तस्वीर थोड़ी सी अलग रहेगी, उतने सिंधिया समर्थकों को मौका नहीं मिलेगा। वैसे कई नेता तो उनके चुनाव भी हार चुके हैं। जब वह सिंधिया जी के साथ में आए थे, उस समय वो सिंधिया जी के समर्थक के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अभी भी समर्थक है। ठीक है, अब नीलाभ जी सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी नीलाभ जी अब सुनिए, प्लीज 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 सुनिए। के साथ भारतीय जनता पार्टी की जुड़ गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती तो है वो तो जनता के साथ स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर तिवारी जी वो नेता अभी भी अपने आप को महाराज का ही समर्थक बताते हैं। जो भी आता है वह अरे तिवारी जी वो किसी अन्य पार्टी में चले जाएंगे ना महाराज, तो पूरी टीम उनके साथ चली जाएगी, पूरा यूथ चला जाएगा। चलिए ठीक, आप किस दुनिया में जी रहे हो? ठीक है सर। जी तिवारी साहब, मैं प्रोटोकॉल भी समझ सकता हूं, लेकिन आपने जो बात बोली है कहीं ना कहीं वैसा ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नीलाभ जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ दुविधा क्या है कि हर चीज को एक अच्छा नाम दे, जिसे त्याग का नाम दे दिया। अरे शिवराज जी त्याग थोड़ी किया है,
वो तो पूरा संघर्ष कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लाडली बहनों के साथ मिलमिल के उनके वीडियो आ रहे थे कि मैं मामा जाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मांगने से मरना बेहतर समझता हूँ। लगातार सरकार पे प्रहार किए जा रहे थे केंद्र पर। वो तो प्रदेश छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, उन्हें निर्वासित किया, उसे त्याग का नाम दे दिया आपने। उन्हें एक यात्रा का पर मानिए इस बात को भी तो मानिए कि स्वीकार भी तो कर लिया उन्होंने। किस तरह वरिष्ठ नेताओं को, जिस व्यक्ति ने इतनी सारी सभाएं करी, लाडली बहना का इवेंट, मैं आता हूँ आशीष जी आपके पास, आशीष जी मैं आता हूँ आपके पास। दो लोगों की कंपनी जो निर्णय ले लेती है वो तय रहता है कि तिवारी जी आप दम न करें, आप आज वर्तमान परिस्थिति में यदि कहीं पर अनुशासन है, लोकतंत्र है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जी, लोकतंत्र ठीक है। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, आपकी तारीफ करना चाहिए। आपकी पार्टी में लोकतंत्र है नहीं, आपको कहने का अधिकार ही नहीं है ये बात। चलिए ठीक है सर, चर्चा का समय भी समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आशीष जी, नीलाभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में चर्चा हो रही थी कि मोहन कैबिनेट किस तरह की होगी, कौन नेता इसमें शामिल होंगे। कुछ खबरें सामने आ रही हैं जिसमें 3 बार के मंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। कुछ खबरें ये भी हैं कि नए विधायकों को मौका मिलेगा, और खबरें ये भी हैं कि कुछ ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो बहुत चौंकाने वाले होंगे, आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन ये खबरें उछल उछल कर सामने आ रही हैं। फाइनल कॉल बीजेपी कब लेगी ये देखना अहम होगा। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे और वहां पर वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बार फिर से प्लान तैयार होगा, खाका तैयार होगा, फाइनल होगा कि मोहन कैबिनेट में आखिर किन नामों को शामिल करना है और किन्हें नहीं। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।